Hello students, welcome back to Prep-On. These days we are doing certain MCQ sessions so that we can revise for our coming exam which is very near. कुछ सेशंस में ले चुका हूँ जहाँ आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, कुछ करंट इश्यूज़ के क्वेश्चंस कराए हैं. आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पॉलिटी पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, आर्ट एंड कल्चर पर और करंट इश्यूज़ पर जो न्यूज़ में हाल फिलहाल में रहे हैं या कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के लिए. लेट अस प्रोसीड. Consider the following statements about the position of Deputy Speaker of Lok Sabha. You know, in the present Lok Sabha there is no Deputy Speaker and lot of hue and cry is being there. There should be a Deputy Speaker. The position has been lying vacant for more than 2 years. तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है. The election of Deputy Speaker is conducted by the Speaker as per the direction of the President. जब स्पीकर चुन लिया जाता है then the President of India directs him to conduct the election of Deputy Speaker of Lok Sabha. First statement, Deputy Speaker works in subordination to Speaker for his constitutional functions. जब वो डिप्टी स्पीकर बन जाता है तो वो स्पीकर के सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करता है. ही इज़ रिपोर्टिंग टू स्पीकर फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस. थर्ड, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शुड बी कंडक्टेड विद इन अ टाइम फ्रेम एज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा. जो हाउस के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनमें कौन सा इनकरेक्ट है? सो when the speaker is elected by the house as per article 93, in the same article there is provision for election of deputy speaker. So when a speaker is elected, then a speaker conducts the election of deputy speaker and he fixes the date. It is not that president directs him to do so. राष्ट्रपति डायरेक्शन नहीं देते हैं. स्पीकर के चुनाव का डायरेक्शन राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन जब स्पीकर चुन लिया जाता है आर्टिकल 93 में, फिर वो फिक्स करता है कि किस दिन डिप्टी स्पीकर को चुनना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. सेकंड, डिप्टी स्पीकर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है. ही डज नॉट वर्क इन सबॉर्डिनेशन टू स्पीकर. वो स्पीकर के सबॉर्डिनेशन में काम नहीं करता है. सेकंड भी गलत है. इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शुड बी कंडक्टेड विद इन अ टाइम फ्रेम एज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर. ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है रूल्स एंड प्रोसीजर में कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव इतने दिनों में हो जाना चाहिए. एज पर आर्टिकल 93, the election of deputy speaker should take place as soon as possible, as early as possible. जितनी जल्दी हो सके करा दिया जाए. इसका मतलब ये है कि कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, बट अंडरस्टूड कि हाउस शुड डेफिनेटली हैव अ डिप्टी स्पीकर. बट contrary to this particular interpretation, in the present Lok Sabha there is no deputy speaker as such. So all the three statements are incorrect. In Article 93, both Speaker and Deputy Speaker are elected by the House, but Convention ये कहता है कि रूलिंग पार्टी का स्पीकर हो जाता है और अपोजिशन ग्रुप से कोई डिप्टी स्पीकर हो जाता है. बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ कैन बी इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 93 chosen by the members of the House. Consider the following statements about दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में दरबार मूव के बारे में क्वेश्चन है. हाल फिलहाल में हुआ है. द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द दरबार मूव ट्रेडिशन. ये जो जम्मू से कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है समर विंटर में, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, लीगल बेसिस नहीं है. ऐसा बोला है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने. द यूटी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्विच टू ई गवर्नेंस विद ऑल ऑफिस रिकॉर्ड्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट. पहले क्या होता था, जब कैपिटल शिफ्ट होती है तो ट्रक लोड्स ऑफ फाइल्स भी शिफ्ट यहाँ से वहाँ जाया करती थी. यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिकॉर्ड्स को डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई. थर्ड, दिस ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड बाई ब्रिटिश आफ्टर द एनेक्स्ड पंजाब इन 1849. और जब पंजाब एनेक्स कर लिया था डलहौजी ने, उसके कुछ समय बाद ये ट्रेडिशन अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ समर एंड विंटर को देखते हुए.
एक्सट्रीम समर में वो हिल स्टेशन को रिटायर कर जाया करते थे। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं अबाउट दरबार मूवमेंट जम्मू एंड कश्मीर। ओबियसली फर्स्ट इज़ करेक्ट। वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला है इसका ना कोई लीगल बेसिस है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, पहला सही है। दूसरा भी सही है कि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए गए हैं, तो मूवमेंट की आसानी हो जाएगी और जो 200 करोड़ रुपए खर्च होता है एवरी ईयर वो बच जाएगा कैपिटल शिफ्ट करने में। एंड दिस ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड बाई द डोगरा किंग्स। इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाई द ब्रिटिश बट इट वॉज स्टार्टेड बाई द डोगरा किंग्स। ये डोगरा राजाओं ने शुरू किया था 1880s के आसपास, ये अंग्रेज़ों ने शुरू नहीं किया था, बल्कि 1870s या 80 के आसपास ये शुरू किया गया था। इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाई द ब्रिटिश। सो थर्ड इज़ नॉट करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बी इज़ द आंसर। ये सब करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। दिस वे दैट वे दे में बी आस्क्ड। द पोर्टल सुपेस इज, एक पोर्टल शुरू हुआ है सुपेस, ये क्या है? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल स्टार्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू मेक ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ केसेस ईजियर। केसेस की ऑनलाइन फाइलिंग को ईजियर करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है सुपेस, या ऑनलाइन इंटरफेस फॉर ए कमेटी ऑफ जजेस टू सेग्रीगेट केसेस फॉर अर्ली डिस्पोजल टू रिड्यूस पेंडेंसी। लगभग 3 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है हमारे कोर्ट्स में, उसको ख़त्म करने के लिए कमेटी ऑफ जजेस है, उसका एक ऑनलाइन इंटरफेस है ताकि दूर बैठकर भी इंटरेक्शन कर सकें और केसेस को सेग्रीगेट कर सकें, कौन से केसेस पहले लिए जाएं उसे ख़त्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दैट कलेक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक्स देम अवेलेबल टू अ जज सो दैट विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स, उसके पास वो डेटा और लॉ एक साथ हो जाता है, केस को सॉल्व करने में मदद करता है, स्पीड आती है। या एन ऑनलाइन इंटरफेस फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस। What is SUPACE? SUPACE has been started by Supreme Court. So it is an AI tool that collects relevant facts and laws and makes them available to the judge, so that with the help of those things at one particular place, it becomes easier and faster for him to decide the case. It is not a decision making tool. ये वो resources available करा देता है जिससे केस को जल्दी रिजॉल्व करने में आसानी हो जाती है। This is SUPACE started by Supreme Court. एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी ये चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज अनवील्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस डिजाइन्ड टू मेक रिसर्च easier for judges, thereby easing their workload. Is a tool that collects relevant facts and laws and makes them available to a judge. The Supreme Court system is not designed to take decisions but only to process facts and to make them available to judges looking for input for a decision. ये इसका पर्पस है ताकि काम फास्टर हो और पेंडेंसी कम से कम होती चली जाए। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, द फ्रीडम फाइटर हु वाज कॉल्ड रेडियो बेन फॉर हर एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल वाज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इट वाज अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी और उषा मेहता और सरोजिनी नायडू। इट वाज उषा मेहता हु फॉर अ फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम बॉम्बे रहना कांग्रेस रेडियो उन्होंने चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, कुछ समय बाद वो जब्त कर लिया गया था, उनको रेडियो बैन बोला गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में बार बार रेडियो पर ये खबर आई भी है या इनके बारे में बात की गई है। सो उषा मेहता पे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है। तो शी ऑपरेटेड दिस रेडियो from Bombay during Quit India movement. She has been called Radio Ben. Gartang Valley Wooden Bridge recently in news is located in कुछ मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट हैं। गरतंग वैली वुडन ब्रिज was in news recently, is located in अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर और उत्तराखंड। ये कहाँ पर लोकेटेड है? गरतंग वैली वुडन ब्रिज, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में हुआ करता है गरतंग वैली ब्रिज। इट इज़ लोकेटेड इन निलोंग वैली इन
Uttarkashi district of Uttarakhand. This is historic 150 years old Gartang Gali wooden bridge located at a height of 11,000 feet in the Long Valley in Uttarakhand's Uttarkashi district near Indo-China border. इंडो-चाइना वॉर के बाद इसको बंद कर दिया गया था, बट ये दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है. दिस ब्रिज इज लोकेटेड इनसाइड द गंगोत्री नेशनल पार्क. ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं. गढ़तंग गली वुडन ब्रिज, ये गढ़तंग गली है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड एट. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज इन न्यूज़पेपर रिसेंटली. The highest altitude herbal park in India has been inaugurated at Uttarakhand or Ladakh or Sikkim or Jammu and Kashmir. Again it is Uttarakhand. उत्तराखंड में ये inaugurate किया गया है. Highest altitude herbal park of India situated at a height of 11,000 feet was inaugurated at Mana village close to Indo-China border in Uttarakhand's Chamoli district. The main aim of this high altitude herbal park is to conserve various medicinally and culturally important alpine species and to do research on their propagation and habitat ecology. So it is in Uttarakhand, highest altitude herbal park. Another very important point for your exam. It is very important. A question from history modern India. Consider the following statements about Vaikom सत्याग्रह 1924-25. 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था केरल में, त्रावणकोर में. इसके बारे में है. इट वॉज द फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट. पहला स्टेटमेंट. गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट बाय हिज पर्सनल विजिट टू वाइकोम. वाइकोम जब ये सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी ने वहाँ विजिट किया था. तीसरा स्टेटमेंट. इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इट वॉज लीडिंग टू सिविल डिस्टर्बेंसेज. इसको सप्रेस कर दिया गया था. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट इज़ करेक्ट कि इट वॉज द फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट एंड गांधी जी हिमसेल्फ विजिटेड वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम इन त्रावणकोर. इट वॉज लेड बाई टी.के. माधवन एंड के लप्पन. इट वॉज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट. बट थर्ड इज नॉट करेक्ट. इट वॉज नॉट सप्रेस्ड, रादर द British did something good for this particular thing. Vaikom Satyagraha was first temple entry movement. It was an attempt along strict Gandhian principles to assert the right of low caste Ezhava and untouchables to use roads near Travancore temple. It was led by Ezhava Congress leader T.K. Madhavan together with K. Lappan. Gandhi ji also visited Vaikom in 1925, but the movement gradually declined when the government constructed roads to be used by the untouchables. सड़कें बना दी गई थी जो untouchables यूज कर सकते हैं. गांधी जी visited. K. Lappan also is related to this salt march during salt सत्याग्रह. जब salt केरल में इन्होंने salt march भी की थी जब गांधी जी was conducting Dandi march. So it was Vaikom Satyagraha, the first temple entry movement. Another important question. During the years of First World War 1914-18, World War के समय में the British Indian government relied on taxes on trade and industry and income tax for its defense expenditure. World War के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया था. ऐसे में उनको पैसा चाहिए था वॉर कंडक्ट करने के लिए. ऐसे में उन्होंने किसानों की बजाय, लैंड रेवेन्यू की बजाय उन्होंने टैक्सेशन किया ट्रेड और इंडस्ट्री पर और इनकम टैक्स पर रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए इन प्लेस ऑफ फार्मर्स. पहला स्टेटमेंट. द ब्रिटिश अवॉइडेड इनहेंसिंग लैंड रेवेन्यू एज इट वुड एलिनेट अ क्लास विच वॉज सप्लाइंग अ बल्क ऑफ सोल्जर्स फॉर द वॉर. उन्होंने फार्मर्स या विलेजर्स पर, रूरल मासेस पर टैक्सेस का बोझ नहीं डाला बिकॉज ऑल द सोल्जर्स यूज टू कम फ्रॉम द रूरल एरियाज. इसलिए उन्होंने उनको दूर रखा. वो ओवरबर्डन भी हुआ करते थे टैक्सेस से और एक वजह ये भी थी. तो इनमें से कौन से करेक्ट हैं? सो ऑब्वियसली बोथ आर करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ट्रेड इंडस्ट्री पर टैक्सेशन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया था. इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया था. उन्होंने किसानों पर या लैंड रेवेन्यू पर जोर नहीं दिया था.
During the years of First World War, 1914-18, these passages are very important for you for your exam. This way, that way, they will be helping you out. The 300% increase in the defense expenditure inevitably meant not only war loans, but a sharp rise in the defense expenditure, and in fact, significant changes in the entire financial structure in India. Though land revenue remained a major burden in general, the land tax was by now governed by regulations permitting enhancement in the temporary settled areas only at 30 years interval, that is रैयतवारी या महलवारी, तो वहाँ बढ़ा नहीं सकते थे. And the British also could not afford to further alienate the class which was supplying large number of soldiers. Hence, the axe had to fall heavily on what? First time on trade and industry. Between 1913-14 to 21, the share of customs in the total revenue of the government of India went from 8.9% to 14.8%. लगभग 5% ये बढ़ गया है वॉर के दौरान. Similarly, even more significant was the new importance of income tax, yielding only 2% of gross revenues in 1911-12, and by 1917-18, 1920 it became around 12%. 1919-20 तक आते आते ये 20% हो गया था. This helped to draw into the net large number of Indian merchants following traditional business practices. तो याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो लैंड रेवेन्यू किसानों पे नहीं बढ़ाया गया था. इट वाज मोर ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इनकम टैक्स, इस पर रिलाई किया गया था. दो कारण थे. एक तो लैंड रेवेन्यू चूँकि बंधा हुआ था, 30 ईयर्स पर रिवीजन होगा. दूसरी बात ये भी है कि रूरल मासे से ही सोल्जर्स आते थे, इसलिए न्यू सेक्शन को टारगेट किया गया था और उससे रेवेन्यू जनरेशन किया गया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन द लेट 19th century. The reformers to some extent ended India's cultural intellectual isolation from the rest of the world. लेट 19th century में जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, उन्होंने एजुकेशन पे बल देकर, रैशनैलिटी पे बल देकर, रीजनिंग पे बल देकर और सुपरस्टिशन को कंडेम करके जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन हो गया था वर्ल्ड से, वो ख़त्म किया था. बिल्कुल सही है. एजुकेशन से रैशनैलिटी आती है, रीज़न आती है, और जो ओल्ड विचारधारा है या जो कंजर्वेटिज्म है या जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंडेम किया. तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्ट्रीम से कनेक्ट कर दिया था इंडियंस को, एंड एजुकेटेड इंडियंस स्टार्टेड बिकमिंग समवॉट रैशनल इन देयर फॉलोइंग ऑफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फ्रॉम राम मोहन राय टू विवेकानंद एट्सेट्रा एट्सेट्रा. करेक्ट है. But second statement, they were so inspired from the Western thought that they grew over critical of all the aspects of India's past. This is not correct. Whatever wrong was criticized vehemently, but they also brought forward the positive things of Indian culture. उन्होंने एकदम इंडियन कल्चर को कंडेम नहीं किया है, जो पॉजिटिव था उसको आगे लाए हैं. चाहे विवेकानंद हो, चाहे दयानंद हो. विवेकानंद कहते थे वेदों का जो सार है वही नॉलेज का स्रोत है. दयानंद भी इंडियन के स्पिरिचुअल हेरिटेज को, वेदांतों की गूढ़ रहस्य को सबसे इम्पॉर्टेंट मानते थे. तो हर पुरानी चीज़ को उन्होंने कंडेम नहीं किया है, लेकिन जो इविल प्रैक्टिसेस थी उनको कंडेम किया था. वेस्टर्न थॉट से वो गवर्न हुआ करते थे, एजुकेशन से गवर्न होते थे, रैशनैलिटी से गवर्न होते थे, ह्यूमनिज्म से गवर्न होते थे. इतना नहीं होते थे कि इंडिया की हर लेगेसी को वो आउटराइटली कंडेम करने लगे थे. तो सेकंड करेक्ट नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है. These movements also to some extent ended India's cultural intellectual isolation from the rest of the world and enabled Indians to share in the stream of world ideas. At the same time, they were no longer bewitched by everything in the West. Those who copied the West blindly were looked down upon. In fact, while adopting a critical attitude towards backward elements of traditional religions and culture and welcoming positive elements of modern culture, most religious reformers also opposed blind imitation of the West and waged an ideological struggle against the colonization of Indian culture and thought. So it was both way. Whatever wrong has to be condemned, but whatever is good has to be brought forward and should be glorified. It was not complete condemnation of the past, even by the socio-religious reformers. A thing or an object of knowledge is of an infinite characteristics and can be analyzed from individual perspective. एक स्टेटमेंट है रिलीजन के बारे में.
A thing or an object of knowledge is of infinite characteristics and can be analyzed from individual perspective. The above statement reflects the philosophical belief of which of the following religions or sects? चारवाक संप्रदाय का सोच है, या आजीवक है, या दिगंबर जैनिज्म है, या थेरावाद बुद्धिज्म है। एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट के कई सारे पहलू हो सकते हैं और वो कई पहलुओं से उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आपने अगर अभी पिछले कुछ दिन पहले मेरे जैनिज्म के लेक्चर अटेंड किए होंगे या अदरवाइज भी आपको पता होगा, वी आर टॉकिंग ऑफ जैनिज्म, जिसमें थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस, दैट इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में रिलेटिविटी ऑफ व्यूज़ का कंसेप्ट होता है। एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं, उसके एक चीज़ को कई एंगल से देखा जा सकता है, इज़ द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद और स्यादवाद ऑफ व्हाट? जैनिज्म। तो इट इज़ दिगंबर जैनिज्म। अपनी ऑर्डिनरी नॉलेज से हम ये कह सकते हैं, इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट, इट मे बी राइट, इट मे बी सम वॉट राइट, इट मे बी सम वॉट नॉट राइट, बट सही पहलू तो केवल जिसे प्राप्त हुआ है उसे पता हो सकता है, जो ओमनिशिएंट है। इसलिए एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं, मतलब डिसेंट का गुंजाइश है, व्यक्ति अपना अपना व्यू बना सकता है, क्योंकि आम नॉलेज से, ऑर्डिनरी नॉलेज से पूर्ण रहस्य नहीं जाना जा सकता, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट इज़ द थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस और अनेकांतवाद ऑफ जैनिज्म कि एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं। Consider the following statements about the reformist movement started by Srimant Shankardev in Assam in 15th-16th century. Another important thing, he was in newspaper. This thing was in newspaper. Assam के बारे में है। The followers of this sect do not believe in idol worship. इस संप्रदाय को फॉलो करने वाले, ये जो न्यू वैष्णविज्म संप्रदाय है आसाम का, वैष्णविज्म के फॉलोअर्स होते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट वर्शिप करते हैं। ये करेक्ट है। डू नॉट डू आइडल वर्शिप, वैसे ये वैष्णविज्म संप्रदाय है। द वर्शिप मेथड्स इंक्लूड डांसिंग एंड सिंगिंग, ये सही है। ये जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड की, ये डांसिंग और सिंगिंग से करते हैं। इनका डांस सत्तरिया डांस कहलाता है, और जो इनके मोनास्टिक इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो सत्तार कहलाते हैं। यहाँ पर सत्तरिया डांस होता है, और जो इनके गाने होते हैं वो बोरगीत कहलाते हैं, जो असमी भाषा में लिखे होते हैं। और जो इनके मॉन्क्स होते हैं वो भोकोट कहलाते हैं। जो मॉन्क्स होते हैं इस संप्रदाय के, वो भोकोट कहलाते हैं। जो असमी भाषा में गाने होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं श्री शंकर देव के, वो बोरगीत कहलाते हैं। और सत्तरिया डांस क्लासिकल डांस है, और ये सत्तार मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट होता है। सो दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, और कास्ट रेगुलेशंस को भी ये मानते नहीं हैं। बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये आपके एग्जाम में भी आया कुछ साल पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आसान क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। प्रीएम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड नहीं है। इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its, again UPSC का क्वेश्चन है, the ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its preamble, directive principles of state policy, fundamental rights और 7th schedule of the Constitution. This is a question of UPSC. welfare state कहाँ पर enshrined है? preamble में है, directive principles of state policy में है। welfare state is a state in which state intervenes to do what? social sector, जो social sector होता है उसकी मदद से, affirmative action की मदद से जो weaker sections हैं उनको uplift करने के लिए जब सरकारें काम करती हैं, intervene करती हैं, that is called welfare state. laissez-faire state क्या होती है? laissez-faire state as advocated by Adam Smith in his book वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब होता है मार्केट फोर्सेस को फ्री छोड़ दिया जाए, नॉन इंटरवेंशन किया जाए। मार्केट फोर्सेस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग,
वो सभी का विकास का टेक केयर कर लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वेलफेयर स्टेट वो होती है जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से वीकर सेक्शंस को एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या मनरेगा हो या मिड डे मील स्कीम हो या महिलाओं के लिए योजना हो, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये कंसेप्ट फॉर्मलाइज होने लगा था। वैसे इससे पहले भी हुआ करता था वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फॉर्मलाइज हो गया था इन बेवरेज रिपोर्ट। सो इट इज़ specifically mentioned in DPSP, welfare state. You might have understood the concept of welfare state when the government intervenes to do affirmative action to bring backward people up to the level of development, so that there is equal opportunity, so that development can take place well for them as well. They are not left behind to be benefited by the fruits of development. तो उनको push देती है government, that is called. So it is Article 38 Clause 1. उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, the state shall strive to promote welfare of the people. The state shall strive to promote welfare of the people by securing an order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. स्टेट एक ऐसा ऑर्डर डेवलप करेगी, सिक्योर करेगी, जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, नेशनल लाइफ के हर डायमेंशन को पहुँचे। ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ आर्टिकल 31 कैपिटल ए, विच इज़ अंडरस्टूड टू बी द की आर्टिकल ऑफ DPSP। कह देते हैं आर्टिकल 38 इज द सोल ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 39 to 51 आर बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और आर्टिकल 38 1 and 2। इसमें जो मेजर पॉलिसी मेंशन्ड है उसका एक्सपेंशन मिलेगा आपको 39 से 51 तक। हेंस इट इज मेंशन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे। इसको वीडियो को शॉर्ट रखते हुए यहीं रुकते हैं। कल फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।